अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डायोड का देखा था कि रिवर्स बायस्ड कंडीशन और फॉरवर्ड बायस्ड के अंदर आपके पास किस तरीके से जो है डिप्लीशन रीजन बीच में फॉर्म किया एग्जिस्ट करता है आपके पास पिन डायोड के अंदर। तो ये वाला पोर्शन समझ आप लोगों को आ गया था, तो अब मैंने आगे कंटिन्यू करना है और आज के लेक्चर में जितने टॉपिक्स हो जाएंगे टोटल वो आपके मिड तक के जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आएंगे। तो क्यू एंड ए सेशन के अंदर आप जो है वो डिटेल्स मेरे से पूछ सकते हैं कि मिड में किस तरह का होगा। साथ वैसे आज आपका क्विज़ भी है, क्विज़ भी जो है किसी न किसी टाइम पे ब्रेक्स के बाद जो है उसको हैंडल कर लिया जाएगा। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आज कोर्स काफ़ी कवर करना है और कुछ काफ़ी बेसिक लेवल की चीज़ें होती थी जो मैं स्टार्ट में फोकस काफ़ी करता रहा था, आज मैं थोड़ा बहुत उनको स्किप करूँगा, बस ओवरव्यू दे के आगे मूव कर जाऊँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास जो है डायोड के केस में जब एक दफ़ा डायोड ऑन हो जाए और वहाँ से उसके बाद में आपने जो है उसको ऑफ़ करना है, तो ये रिलेटिवली जो है इतना आपके पास जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरह से आप कहें कि ना प्रोसेस नहीं, आपको टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस वक्त क्या होता है। ये हमारे पास इधर एक वेव फॉर्म है वी ऑफ टी की और आई ऑफ टी की। ठीक है, जो हमें बता रहा है कि कितनी वोल्टेज आपके पास डायोड के अंदर फॉरवर्ड बायस्ड केस में है। आप इसको ऐसे कंसिडर करें कि ये सर्किट में जैसे ना कोई और रेजिस्टिव एलिमेंट या ऐसे कुछ और भी लगा हुआ है, वो डायरेक्ट वोल्टेज 100% इसके क्रॉस कंसिडर करेंगे तो वो ये रिज़ल्ट इतना सही इस तरह की वेव फॉर्म आप नहीं आपके पास आएगी। तो ये आपके पास लगा है यहाँ पे जो है इसको वी एस ऑफ टी आप कह लें कि जी सोर्स के ऊपर से वोल्टेज आ रही है, डायोड पिन डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो आपके पास आ रही है वी ऑफ टी। ठीक है, जो कि यहाँ पे गिवन है, और जो करंट आपके पास इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है वो करंट आपके पास आई ऑफ टी है। तो जब एक दफ़ा आपके पास ऑन स्टेट के अंदर है, जब आप ऑन स्टेट में हैं तो आपके पास क्या हो रहा है ऑन स्टेट के अंदर, जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड के अंदर देखा था, तो हमारे पास जो है इसके क्रॉस जो है तकरीबन प्लस माइनस 0.7 वोल्ट्स या इस तरह करके डिप्लीशन थोड़ा सा है। अगर ये वोल्टेज उससे ज़्यादा है ऑफ कोर्स तभी फॉरवर्ड बायस्ड हैं, तो आपके पास जो है ना मिनिमल डिप्लीशन रीजन है और चार्जेस इजीली मूव कर रहे हैं। आपके पास एक जो इंट्रिंसिक रीजन है वो फुल्ली फिल्ड है चार्ज कैरियर से। ठीक है, और वो चार्ज कैरियर्स जो है ना वो आपके पास अवेलेबल हैं और उसकी वजह से आप लो रेजिस्टेंस के साथ डिवाइस ऑन है। तो हम इस टाइम के हिसाब से इस स्टेट के अंदर हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि जी वोल्टेज ऑन टोटल डिवाइस के क्रॉस वी ऑफ टी बहुत कम है और एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो डिवाइस में से फ़्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो आपके पास इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा और जो होल्स हैं वो आपके पास जो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ़्लो कर रहे हैं। तो इधर क्या होता है कि फिर आप डिसाइड करते हैं किसी एक इंस्टेंट के ऊपर, जो कि ये वाला इंस्टेंट है, कि आपने डिवाइस को ऑफ़ करना है। ठीक है, तो डिवाइस को ऑफ़ करने के लिए क्या होगा कि आप जो है इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वी एस ऑफ टी, क्योंकि और तो कोई तरीकाकार है नहीं, वी एस ऑफ टी की वैल्यू जो है वो पहले ग्रेटर देन ज़ीरो थी, आप उसको जो है मच स्मॉलर देन ज़ीरो जो है आप कर देते हैं लेट से। अब वी एस ऑफ टी आपके पास ज़ीरो हो गया, एक कोई रजिस्टर इधर लगा कि ये वोल्टेज डायरेक्टली इधर अप्लाई नहीं होगी, लेकिन आपके पास एक जो है डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इंस्टेंटेनियसली वी एस ऑफ टी जो कि लेस देन ज़ीरो हो के आपने इसकी वैल्यू लेट से कर दी है, आई डोंट नो कितने वोल्ट ब्लॉक कर रहे हैं हम, ब्लॉकिंग वोल्टेज वी बी जो आप ब्लॉक करने हैं ना आपने उसके बराबर कर दी है वी एस ऑफ टी। ऑफ कोर्स नेगेटिव है, माइनस मतलब नेगेटिव वोल्टेज करके माइनस जितनी ब्लॉक करनी थी उसके बराबर कर दिया आपने। लेकिन आपके पास जो है डायोड के क्रॉस इंस्टेंटेनियसली कोई भी इस तरह का इफेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। डायोड के क्रॉस क्या होगा कि आपके पास जो है इनिशियली जो करंट आपके पास यहाँ पे एक बहुत ही हाई रेट के ऊपर ना फ्लो कर रहा था इस डायरेक्शन के अंदर, तो वो करंट जो है उसकी स्पीड स्लो होती जाएगी,
क्योंकि एक तरह का जो है वो मोमेंटम के थ्रू करंट इधर आ रहा था, लेकिन अब जब वोल्टेज नहीं है जो कि पुश कर रही थी, तो ये चार्जेस को जो है ना अपने मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करेंगे। मोमेंटम जैसे जैसे ये लूज़ करेंगे तो किसी भी यूनिट एरिया जो है, आप अगर यहाँ पे इमेजिन कर लें इस तरीके से लगा के जिसमें से चार्जेस फ्लो कर रहे थे, तो जब उनकी स्पीड स्लो होगी तो आपके पास जो है डी क्यू ओवर डी टी जो कि इस यूनिट एरिया में से फ्लो कर रहा है वो आपके पास रिड्यूस होने लग जाएगा। तो करंट आपके पास आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से रिड्यूस होता गया। ये वाला जो पॉइंट है, ये एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पे करंट ज़ीरो हुआ है, वो पॉइंट है जहाँ पे ये चार्जेस मूव करते करते बिल्कुल रुक गए हैं, हॉल्ट हो गए हैं। ठीक है, मोमेंटम था इस डायरेक्शन में तेज़ी से मूव करते 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 करते, मतलब ये चार्ज आ रहा है करते करते यहाँ पे रुका, और रुकने के बाद जब करंट नेगेटिव हुआ तो ये चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग गया। तो ये आपके पास वो टाइम है जिसमें मोमेंटम ये लूज़ करते हुए ज़ीरो हुआ और फिर ऑपोजिट साइड के अंदर मोमेंटम इंक्रीज़ होने लग गया है। ठीक है, ऑपोजिट साइड के अंदर जब आपके पास जो है मोमेंटम इंक्रीज़ होने लग जाएगा तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आपके पास जो है एक्सेस जो ये चार्ज यहाँ पे अवेलेबल थे, वो चार्जेस जो हैं आपके पास जो है इस पॉइंट के बाद वो चार्जेस जो हैं यहाँ से अवे मूव करने लग जाएंगे। तो ये एक एक करके ये चार्जेस जो पॉजिटिव थे, क्योंकि अब ये वाला टर्मिनल रिलेटिवली पॉजिटिव है, ये वाला आपके पास नेगेटिव है, तो ये चार्जेस मूव करने लग जाएंगे। वोल्टेज अभी भी पूरी डिवाइस के अक्रॉस जो है वो 0.7 वोल्ट्स ही है। ठीक है, वोल्टेज क्यों 0.7 है, क्योंकि ये जो डिप्लीशन रीजन है ये 0.7 वोल्ट्स का ही है। डिवाइस के क्रॉस ज़्यादा वोल्टेज हो ही नहीं सकती जब तक कि वो डिप्लीट ना करे उस डायरेक्शन में, और वो डिप्लीशन से पहले ये सारा प्रोसेस होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये एक्सेस चार्ज जो है ना आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा आप रिमूव करेंगे। याद रहे कि एक्सेस चार्ज वो चार्ज था जो कि आपके पास इधर से इंसर्ट होता था, लेकिन इंट्रिंसिक रीजन की लो रेजिस्टेंस की वजह से स्लो ट्रैप एक तरह का इधर हो जाता था कि यहाँ से आते जा रहे हैं इधर से मूव करते जा रहे हैं। तो ये भी एक तरह का ना मोमेंटम टाइप ही इसका भी इफेक्ट था, लेकिन ये इनका रिमूवल थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होगा। तो ये एक्सेस चार्ज जो है वो आपके पास इस पीक वैल्यू तक जो है वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब जब एक्सेस चार्ज आपके पास रिमूव हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये वोल्टेज नेगेटिव के जो आपने अप्लाई यहाँ पे की थी, जो कि करंट को अपोजिट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करवा रहा था, तो उसकी वजह से जो है आपके पास ये आहिस्ता आहिस्ता तेज़ स्पीड होती रही। अच्छा, कम्प्लीटली जब ये चार्ज रिमूव हो गया तो उसके बाद एक और प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा। अब ये डिवॉइड है ऑफ दिस चार्ज। अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास होगा कि एक्सेस चार्ज के अलावा इंट्रिंसिकली ड्रॉप जो रीजन था इसकी कोई लो चार्ज डेंसिटी थी, लेकिन उस लो चार्ज डेंसिटी के अंदर अब ये जो डिप्लीशन रीजन है इतना, अब हम एक्सेस इधर से जो है ये वाला चार्जेस जो हैं ये भी रिमूव करके इस डिप्लीशन रीजन को बढ़ाएंगे। ठीक है, जितनी ब्रेकडाउन वोल्टेज आपके पास है उतने लेवल तक ये वोल्टेज आएगी। तो इस पॉइंट के बाद जाके आपके पास एक्चुअली ये जो 0.7 वोल्ट्स तक इसकी जैसे वोल्टेज थी वो आपके पास अब जो है डिप्लीशन हो के ये ऑपोजिट पोलैरिटी के अंदर जो है मतलब वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव की डायरेक्शन में और होती रहेगी जब तक कि ये वी ब्लॉकिंग तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है, जब ये वी ब्लॉकिंग तक की साइड के ऊपर ये मूव कर रही है तो उसी केस में क्या हो रहा है कि ये वोल्टेज रिड्यूस करने का मतलब ही ये है कि डिप्लीशन रीजन इंक्रीज कर रहा है। करते करते जिस लेवल के ऊपर जाके ये अपने वी ब्लॉकिंग के करीब आएगी तो उस लेवल तक आपने जो है इसको डिप्लीट करने के लिए जितना चार्ज इधर से रिमूव करना था वो सारा का सारा चार्ज रिमूव हो जाएगा। वो आपके पास है ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट के बाद जाके आपके पास जो वोल्टेज है वो वी ब्लॉकिंग है। ठीक है, डिप्लीशन रीजन फुल्ली बन चुका है, करंट जो है वो अब ज़ीरो हो गया आपके पास। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पूरा जब डिप्लीट हो गया तो अब कोई भी चार्जेस नहीं जा रहे, कुछ ना कुछ लीकेज करंट हो सकता है कि आपके पास फ्लो कर रहा हो, पर वो तकरीबन हम अप्रोक्सीमेट उसको ज़ीरो के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे जाके डिवाइस आपके पास फुल्ली ऑफ हो गई है। अच्छा, ऑन का प्रोसेस इधर आगे है। ठीक है, तो डिवाइस आपके पास फुल्ली ऑफ हो गई। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये जितना टाइम आपके पास ऑफ होने का जब आपने इनिशिएट किया था प्रोसेस,
और उसके बाद से जब तक जो है ये वोल्टेज को फुली ब्लॉक करने लग गया, इसको कहते हैं रिकवरी टाइम, TR। तो इस टाइम के अंदर जो है ना, ये मतलब कि रिकवर करके जो है फुल्ली ऑफ होने के लिए आपको तकरीबन इतना के एक तरह का टाइम चाहिए। और अगर ये आप इस वेवफॉर्म को देखें तो ये पूरी की पूरी वेवफॉर्म आपके पास जो है ना करंट की है, और करंट के क्रॉस ये वाला एक हिस्सा आपके पास आ रहा है। तो अगर हम इस हिस्से को जो है इंटीग्रेट करें, ठीक है, और ये वाला जो है निकालें एरिया, ये कितना आता है, इंटीग्रेशन का मतलब है एरिया अंडर द कर्व। तो ये जितना टोटल आपके पास एरिया आएगा, इसको हम कहेंगे ये चार्ज के बराबर होगा। ऑफ कोर्स करंट को इंटीग्रेट करें, चार्ज आपके पास आएगा, तो इसको हम कहेंगे रिवर्स रिकवरी जो है चार्ज, ठीक है, QR। ये वो चार्ज है जो कि आपको इस जो डायोड है इसको प्रोवाइड करना है ताकि ये फुल्ली ऑन हो जाए लो रेजिस्टेंस के साथ। और ऑफ कोर्स जब इसको ऑफ करना है तो ये इतना ही चार्ज आपको जो है रिमूव करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कितनी वोल्टेज ब्लॉक कर रहे हैं उसके ऊपर भी, लेकिन है कि ये उतना चार्ज आपको जो है रिमूव करना पड़ेगा, तो फिर जाके डिवाइस ने फुल्ली ऑफ होना है। -QR जो है ये इसका एरिया है। तो ये करंट और बाकी चीज़ों की बजाय जो है ये थोड़ा सा एक तरह का ना पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट है हमारे लिए कि जी ये फलाना डायोड है, ये ऑफ होते वक्त कितना जो है हमने रिमूव करना है यहाँ से चार्ज। तो इसके जो है कैलकुलेशन के लिए जो है और रिवर्स रिकवरी जो टाइम है हमारे पास, उनके लिए मल्टीपल रिलेशंस अवेलेबल हैं। पहले मुझे ये वाली चीज़ बतानी चाहिए, जो हमारे पास टाइम है रिवर्स रिकवरी, उसको हम दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। एक पोर्शन वो है जिसके अंदर आपके पास जो है जो एक्सेस चार्ज है वो रिमूव हो रहा है, वो ये पहले वाला पोर्शन है, ठीक है, TA। और दूसरा आपके पास वो टाइम है जिसके अंदर जो है डिप्लीशन रीजन जो है वो आपके पास बन रहा है। अब डिपेंडिंग ऑन डायोड कंस्ट्रक्शन आपके पास पॉसिबल है कि एक्सेस चार्ज जो है वो क्विकली रिमूव हो जाए, लेकिन जो आपके पास है डिप्लीशन रीजन है उसकी जनरेशन के अंदर आपके पास जो है वो ज़्यादा टाइम लगे। तो अगर डिप्लीशन रीजन बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उस तरह के डायोड को सॉफ्ट रिकवरी डायोड्स कहेंगे, और उसका कुछ इस तरह का हमारे पास बिहेवियर होगा। ये ज़्यादातर जो सॉफ्ट रिकवरी डायोड्स हैं, ये मैं एक सेकेंड इधर से वेरीफाई, ठीक है, जो सॉफ्ट रिकवरी हमारे पास डायोड्स हैं तो ये काफ़ी टाइम ले लेते हैं, इनको हाई स्पीड के ऊपर या हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं इतना इस्तेमाल किया जाता। हाई फ्रीक्वेंसी पे जिन डायोड्स को इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास हैं एब्रप्ट या फास्ट रिकवरी। इनमें क्या होता है कि आपके पास जो है एक्सेस चार्ज जो एक्सेस चार्ज जो अवेलेबल है आपके पास उसको रिमूव करने के अंदर जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा टाइम, बेसिकली टाइम उतना ही होता है, लेकिन है कि आगे डिप्लीशन रीजन जो जनरेशन है ना वो आपके पास बहुत एब्रप्टली हो जाता है, जिसकी वजह से TB जो आपके पास टाइम है वो बहुत कम होता है। तो आमतौर पे इन केसेस में थोड़ा ओवरशूट भी होता है, मतलब कि इसके पास करंट फॉरवर्ड मतलब 5 मिली एम्पेयर ज़्यादा हुआ, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में 1 मिली एम्पेयर, फिर इस तरह का भी एक आदना जो है ये आपके पास प्रोसेस हो जाता है एब्रप्ट रिकवरी के केस में। ज़्यादातर जब हाई स्पीड के ऊपर आपने यूज़ करने हो तो इसी तरह का आपके पास बिहेवियर आता है। टिपिकली क्या होता है कि आपके पास इन जो डायोड्स हैं इनके अंदर जो स्टैंडर्ड रिकवरी टाइप डायोड्स होते हैं जिनकी ये सॉफ्ट रिकवरी का प्रोसेस होता है, इनके अंदर आमतौर पे QR मेंशन ही नहीं किया जाता। ये कोई 50 हर्ट्ज़ पे ऑपरेट करने होते हैं, बस 50 हर्ट्ज़ का जब लोगों को पता है तो ये बाकी सारी चीज़ों के ऊपर इतना फोकस नहीं होता। ये पैरामीटर्स एक्चुअली जो यूटिलाइज़ किए जाते हैं ये रिलेटिवली फास्ट डायोड्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो जो फास्ट डायोड्स हैं उनमें आप एक तरह का अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि आपके पास T रिवर्स रिकवरी जो है वो अप्रोक्सीमेटली TA के बराबर है। तो इन्हीं केसेस के अंदर जो है डाटा शीट्स अगर आप देखेंगे तो QR की वैल्यू इन डायोड्स में मेंशन होगी, इन डायोड्स में कुछ नहीं लिखा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इतनी स्लो स्पीड पे करना है कि इन चीज़ों को मैटर ही नहीं करता। आप इस स्पीड पे जा रहे हैं, आपको QR का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, वो जितना भी 50 हर्ट्ज़ के अंदर है उससे पहले हमेशा ये रिकवर कर जाएगा।
तो हमारे पास पता चला कि जी ये वो केसेस हैं जिनके अंदर हमें ये क्विकली और केयरफुली जो है इन पैरामीटर्स को देखना है। तो अब रिवर्स रिकवरी टाइम को हम कैसे एवेल्यूएट करें? डाटा शीट्स के अंदर क्यू आर आपको आमतौर पे इसलिए गिवन होता है क्योंकि जो करंट कितना है, किस रेट पे रिड्यूस करना है, ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं ना वो आपके पास सर्किट पे डिपेंडेंट हैं। तो वो रिवर्स रिकवरी टाइम सर्किट की वैल्यूज़ की बेसिस के ऊपर आपके पास डिफरेंट होगा। तो वो क्या करेंगे, एक्चुअली डाटा शीट में क्यू आर मैंशन कर देंगे और आप इन रिलेशन से जो है आगे वैल्यूएट कर देंगे। मसलन अब ये टी आर आर इधर अप्रोक्सीमेट किया गया है टी ए के बराबर। तो अगर जो है ये टी आर आर टी ए के बराबर है, अब्रप्ट रिकवरी का सिनेरियो आपके पास है तकरीबन उस तरह का करके, तो उस केस के अंदर आपके पास टोटल टाइम ये टी डबल आर है, ठीक है। तो इसका एरिया लेते हैं क्यू आर, वो किसके बराबर आता है? वो हमारे पास आता है हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ किया, बेस कितना है टी डबल आर, अल्टीट्यूड कितना है रिवर्स रिकवरी करंट, ठीक है। अब जो रिवर्स रिकवरी करंट है वो डिपेंड आपके पास कर रहा है डी आई ओवर डी टी के ऊपर, ठीक है। तो रिवर्स रिकवरी जो आपके पास करंट है वो डिपेंड करता है डी क्यू सॉरी डी आई ओवर डी टी, ठीक है, कि किस रेट के ऊपर। ये सर्किट में इंडक्टर्स लगे हैं उनकी वजह से जो है रिस्पॉन्स आपके पास थोड़ा डिफरेंट आएगा। डी आई ओवर डी टी टाइम्स रिवर्स रिकवरी जो आपके पास टाइम है उसके ऊपर। ये वैल्यूज़ आप इधर प्लेस कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा इसका स्क्वायर टाइम्स डी आई ओवर डी टी। तो यहाँ पे जब रिवर्स रिकवरी आपने इसको निकालना है तो ये हो जाएगा 2QR डिवाइडेड बाय डी आई ओवर डी टी, जो कि ये आपके पास रिलेशन है। तो आप अपने सर्किट के ऊपर बेस्ड जो है ना आप निकाल सकते हैं कि कैसे कितने टाइम के अंदर जो है रिकवर कर जाएगा। तो अगर फास्ट एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ रिसर्च बेस्ड है, एनर्जी हार्वेस्टिंग का काम करना है आपने, ठीक है, और एनर्जी हार्वेस्टिंग आपने एंटीना बेस्ड किसी सिस्टम से करनी है और उसके अंदर जो है आपके पास जो है एक तरह का रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस बाद में होना है। तो अब रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस के लिए आपको एक कोई अल्ट्रा फास्ट डायोड यूज़ करना है ताकि जो है एक इस तरह की साइनोसॉइड जो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ रही है, किलो हर्ट्स के ऊपर या क्लोज टू मेगा हर्ट्स, तो उसको आप जो है एक डायोड के थ्रू जो है रेक्टिफाई करें। पर वो रेक्टिफाई तभी हो सकता है कि अगर आपका डायोड जो है वो ऑन जल्दी हो जाए। अगर आपका डायोड ऑन होने में ही 3 साइकिल्स के बराबर टाइम लेगा तो आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो एप्लीकेशंस इस तरह की एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे ये फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि रिवर्स रिकवरी टाइम को कैलकुलेट करें। इसी तरीके से बाज़ केसेस में अगर आपने जो है रिवर्स रिकवरी करंट देखना है कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि ये करंट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए कि आपके जो है सर्किट में लगे कोई और कंपोनेंट्स जो हैं वो डैमेज हो जाएं। ये भी पॉसिबल है ना, क्योंकि ये करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। नॉर्मली हम सर्किट डिज़ाइन करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते होते। तो उसको वैल्यूएट करने का भी इधर से ही आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं। आई आर आर आपके पास ये है, टी आर आर की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देते हैं आप, ठीक है। तो वहाँ से रिवर्स रिकवरी करंट इज़ इक्वल टू 2QR डी आई ओवर डी टी का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास ना पैरामीटर्स आ जाते हैं डायोड के टर्न ऑफ से रिलेटेड। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हम यूज़ करते हैं वो है रिकवरी सॉफ्टनेस फैक्टर, कि जो रिकवरी हो रही है वो के सॉफ्ट है कि नहीं है। और उसके लिए जो फैक्टर यूज़ होता है RSF के लिए वो है TB ओवर TA, कि कितना जो है डिप्लीशन रीजन के बनने में टाइम लगा है और कितना टाइम आपके पास जो है एक्सेस चार्ज रिमूव करने में है, इनकी रेशो है। तो अगर ये नंबर जो है वो पॉइंट्स के अंदर है या लेस देन 1 एटलीस्ट आप इसको कह दें, तो आप जो है वो थोड़ी रैपिड रिकवरी, अब्रप्ट रिकवरी की साइड पे हैं। पर अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो आप जो है वो सॉफ्ट रिकवरी वाली साइड के ऊपर हो गए हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन जो है वहाँ पे अप्लाई, मतलब आप नहीं डायरेक्टली कर सकते।
अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको ज़रा टर्न ऑन बिहेवियर का भी एक्सप्लेन कर दूं। होपफुली इधर फिगर नहीं दोबारा है, ये मैं इधर से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपने एक दफ़ा डायोड को ऑफ किया हुआ है, आप इस स्टेट के अंदर हैं, ठीक है, और आपके पास करंट भी कोई नहीं मूव कर रहा, जो कि तकरीबन यही वाला जो सिनेरियो था वही हमारे पास इधर है। डिप्लीशन रीजन आपके पास पूरा फैला हुआ है इधर, ठीक है, कुछ भी आगे मूव नहीं कर रहा, कोई ना कोई एक रजिस्टर इधर लगा है। तो उस केस में जब आपने ऑन करना है तो ऑन में क्या होगा कि स्टार्ट में आपके पास जो है ये वोल्टेज जो है ऑन वोल्टेज तक नहीं पहुंचेगी, ये ब्लॉक कर रहा था, तो आपके पास जो है ये ब्लॉकिंग वोल्टेज वी बी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है पोलैरिटी के हिसाब से वो उतनी ही ब्लॉक कर रहा होगा। तो आप इसको जैसे ही जो है कोशिश करेंगे कि यहाँ पे तो आप 0.7 वोल्ट्स या प्लस माइनस आई डोंट नो 100 वोल्ट्स के ऊपर यहाँ पे ले आए, ठीक है। ये मैं ट्रांजिएंट के हिसाब से बता रहा हूँ, ये हो सकता है साइनोसॉइड हो कुछ भी, लेकिन इंस्टेंट के ऊपर 100 वोल्ट आ गया, लेकिन यहाँ पे आपके पास 100 वोल्ट रजिस्टर के क्रॉस ही ड्रॉप करने, इसके क्रॉस तो 0.7 ही आने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं आएंगे। वजह उसकी ये है कि आपके पास जो है डिप्लीशन रीजन बना हुआ है। तो पहले आपके पास जो ये करेक्ट डायरेक्शन है उसके थ्रू जो है ना चार्जेस अंदर मूव करेंगे, और ये जो करंट के हिसाब से चार्जेस जैसे मूव करना शुरू करेंगे ये डिप्लीशन रीजन को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। डिप्लीशन रीजन जैसे जैसे रिड्यूस होगा आपके पास जो है ना ये वोल्टेज जो है ये आपके पास नेगेटिव से रिड्यूस होकर ज़ीरो की डायरेक्शन में होगी। ज़ीरो के करीब पहुंचेगा तो इसका मतलब है कि डिप्लीशन रीजन तकरीबन आपके पास जो है वो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद क्या होगा कि अगली डायरेक्शन के अंदर जो है ये ऑन होना शुरू हो जाएगा। अब ऑन होना शुरू हुआ है, करंट अब यहाँ से फ्लो कर रहा है, लेकिन फिर भी जो वोल्टेज है वो आपके पास 1 वोल्ट या 0.7 वोल्ट्स के बराबर नहीं होगी। करंट अपनी जो लोड के क्रॉस जितनी वोल्टेज करंट फ्लो करना चाहिए था उतना ही करंट फ्लो कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया, लेकिन वोल्टेज आपके पास जो है ना वो डिवाइस के क्रॉस 1 वोल्ट की बजाय ना 3 4 या 5 वोल्ट आ रही है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आपने जो है डिवाइस को ऑन तो कर लिया था, लेकिन आपने इधर एक्सेस चार्ज अभी तक नहीं भेजा। एक्सेस चार्ज ना भेजने के ऊपर ये जो पिन डायोड है इसके n माइनस में की रेजिस्टेंस जो है वो रिलेटिवली हाई है, और हाई रेजिस्टेंस में से आप ये एक जो करंट फ्लो करा रहे हैं, तो आई आर हाई रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करें, ज़्यादा वोल्टेज आपके पास आ रही है। उसके बाद क्या होगा कि कुछ देर के बाद वो जो चार्जेस आप इधर को मूव करवा रहे थे वो इसके अंदर पहुंच के जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टक होते रहेंगे, एक तरह के ना ड्रिफ्ट करना जो है वो शुरू करेंगे इसके अंदर, तो ये भरता जाएगा एक्सेस चार्ज से, और कुछ देर के बाद जाके ये कम्प्लीटली एक्सेस चार्ज से भर जाएगा। जब ये एक्सेस चार्ज से भर जाता है तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है पूरे डिवाइस की वो काफ़ी कम हो जाती है, और उस पॉइंट के बाद आप कह सकते हैं कि डिवाइस इज़ फुल्ली ऑन, ठीक है। ये ऑफ का प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक था, और ये ऑन का प्रोसेस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है। तो ये टर्न ऑन डिले, टर्न ऑफ डिले, रिवर्स रिकवरी टाइम, ये सारा कुछ जो है ये आपके पास उन्हीं एस्पेक्ट से रिलेटेड है, और ये सारा का सारा जो साइमल्टेनियसली करंट वोल्टेज एग्जिस्ट कर रही हैं ये आपके पास लॉसेस इनकर कर रहा है सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जी एब्रप्ट अगर कोई आपने ऑन ऑफ करना है तो डायोड्स आर नॉट लॉसलेस, दे हैव अ लॉट ऑफ लॉसेस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लॉसी हैं ये। तो ये वही जो है पॉइंट यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है इसका। तो हमारे पास जो है अब डायोड्स के हिसाब से देखें तो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिकवरी के डायोड्स होते हैं जिसमें रिवर्स रिकवरी टाइम जो है और जो चार्ज है वो स्पेसिफाई ही नहीं किया जाता, ये 50 से 60 हर्ट्ज़ पे यूज़ होते हैं। कुछ फास्ट एंड अल्ट्रा फास्ट रिकवरी हैं जिनके अंदर जो है रिवर्स रिकवरी टाइम और चार्ज जो है वो स्पेसिफाई किए जाते हैं, तो ये कन्वर्टर्स के केस में जो है ये इनको यूज़ किया जाता है, जो कि थोड़ा ज़रा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कन्वर्टर्स से इनका मतलब जो है वो हमारे पास है वो सिनेरियो जहाँ पे आपने जो है डीसी टू डीसी ज़्यादातर जो है, क्योंकि वहाँ हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं तो वहाँ पे फास्ट या अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डायोड्स को यूज़ किया जाता है। फिर हमारे पास शॉर्टकी डायोड हैं जो कि मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है
जिसमें कोई भी रिकवर्ड चार्ज नहीं होता, मतलब कि आपके पास जो है रिस्पॉन्स वो इस तरीके से ही तकरीबन आ रहा होता है। तो ये आपके पास जो था टाइम टी ए है, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड टू लो वोल्टेज, लेकिन इस केस के अंदर आपके पास जो है ना ये बहुत लो वोल्टेज के ऊपर काम करते हैं और 100 वोल्ट से ज़्यादा ब्लॉक नहीं कर सकते। अच्छा, शॉर्टकी डायोड के केस में क्या होता है कि आपके पास एन टाइप जो रीजन है, एन टाइप रीजन की जगह जो है मेटल होता है, ठीक है। और मेटल के साथ आपके पास जो है ना पी टाइप रीजन जो है वो कनेक्टेड है। तो एन टाइप में ये मेटल के अंदर क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, पी टाइप में होल्स हैं, तो थोड़ा बहुत सा आपके पास जो है ना इधर डिप्लीशन रीजन एक तरह का बन जाता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव करके ना इसी साइड पे वैसे बनेगा डिप्लीशन, मेटल्स के अंदर डिप्लीट नहीं वो होता। तो ये इस तरीके से आपके पास ना थोड़ा सा रीजन इस तरह का बन जाएगा, और वो जंक्शन जो है वो बहुत ही लो वोल्टेज के थ्रू आप जो है इसको कर सकते हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज आपके पास कम होगी, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि ये डिप्लीट एंड साइड के ऊपर नहीं हो रहा है, इसी वजह से जब आपने ब्लॉकिंग करनी है तो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज को आप ब्लॉक भी नहीं कर पाते। इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली क्रिटिकल वैल्यू तक यहाँ पे पहुँच जाती है। तो ज़्यादा डेप्थ में मैं इसके नहीं जाता, लेकिन है कि ये आपको ऑप्शंस पता होनी चाहिए जब फास्ट एनर्जी हार्वेस्टिंग टाइप या इस तरह के अगर थीसिस या प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट की डायोड जो हैं ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होंगे। 0.3 0.5 वोल्ट्स पे जो है ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाते हैं, बल्कि ये वैल्यूज़ आगे इधर हैं लिखी हुई, 0.5 to 0.6 सॉरी। तो ये एक क्विक कंपैरिजन है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड डायोड्स हैं, जो पावर डायोड्स हैं, वो 1.2 से 1.4 वोल्ट तक फॉरवर्ड वोल्टेज होती है उनकी, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट होता है तो ये इतने के ऊपर आपके पास फुल्ली ऑन है। और क्योंकि ये पिन डायोड हैं इसीलिए आपको जो है यहाँ पे 0.7 की बजाय ज़्यादा वोल्टेज नज़र आ रही है। एसी लाइन पे यूज़ करते हैं, 50 से 1000 वोल्ट तक ब्लॉक कर सकते हैं, और सॉफ्ट रिकवरी इनके केस में है, ठीक है। 1 माइक्रो सेकेंड तक का जो है रिवर्स रिकवरी टाइम है। जो फास्ट है ये भी हमारे पास जो है तकरीबन, ये शॉर्ट की के अंदर सॉफ्ट वाली टर्म मिसलीडिंग मुझे लग रही है, क्योंकि यहीं पे है कि नो रिवर्स, अच्छा नहीं, नो रिकवर्ड चार्ज, ओके करेक्ट। अच्छा, ये सॉफ्ट के साथ हमारे पास हो गया 1 माइक्रो सेकेंड तक का इसका टाइम है। उसके बाद हमारे पास इतने ही वोल्ट्स के अंदर 150 नैनो सेकेंड्स तक ये काम कर जाते हैं, जो फास्ट रिकवरी हैं। हाई वोल्टेज लो टू हाई करंट आउटपुट्स के ऊपर इनको यूज़ करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एसी लाइंस 50 हर्ट्ज़ पे हैं। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे 0.9 to 1 वोल्ट तक अल्ट्रा फास्ट हैं, एब्रप्ट इनका है। और इसमें तो क्योंकि जो है रिकवर चार्ज ही बहुत कम होता है, तो ये सॉफ्ट रिकवरी के साथ इनको यूज़ कर लेते हैं। 0.5 0.6 वोल्ट तक लेस देन 10 नैनो सेकेंड्स के ऊपर ये यूज़ किए जा सकते हैं, पर ब्लॉक ये सिर्फ जो है 20 से 100 वोल्ट करते हैं। तो ये वाला जो है ये लीस्ट एफिशिएंट हैं, जितने स्लो होंगे उतने ही आपके पास जो है ट्रांजिएंट लॉसेस आएंगे, स्विचिंग लॉस आएगा आपके पास डिवाइस में। और जितना ही ये क्योंकि कम वोल्टेज है और क्विकली ये आपके पास स्विच करते हैं, तो ये मोस्ट एफिशिएंट डायोड्स हैं। अच्छा जी, आगे ज़रा मूव करते हैं डायोड सर्किट्स के ऊपर। ये मैं ज़रा क्विकली इसको गुजरूँगा। ये चीज़ें आप लोगों ने जो है बेसिक देखी हुई हैं पहले, मैं बस क्विकली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप जो है किसी भी अगर स्विच को ऑन करते हैं, आरसी आपके पास जो है नेटवर्क लगा हुआ है, तो उसको केवीएल के थ्रू आप लिख सकते हैं कि वी आर, जो कि आपके पास वोल्टेज है, प्लस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो इनिशियली अगर कोई वोल्टेज इस कैपेसिटर के अक्रॉस स्टोर्ड नहीं है, तो जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे तो आपके पास एक ट्रांजिएंट अकर करेगा। लेकिन कैपेसिटर आपको पता है कि इसके क्रॉस वोल्टेज सडनली चेंज नहीं होती। क्यों? आई इज़ इक्वल टू सी dV/dt। अगर कैपेसिटर के क्रॉस सडनली वोल्टेज चेंज होगी, मतलब कि इंस्टेंटेनियसली, तो वो इन्फिनिटी dV/dt हो जाएगा, जिसके लिए करंट आपको इन्फिनिटी प्रोवाइड करना है, और इन्फिनिटी करंट आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कभी भी जो है ना इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगी। तो अगर ये इनिशियली 0 वोल्ट पे चार्ज है
तो ये स्विच को ऑन करने के बाद जो है 0 वोल्ट पे रहेगा। ये मैनुअल स्विच है यहाँ पे, जस्ट टू नो द फंक्शनैलिटी। तो इस केस में आपके पास क्या होना है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कैपेसिटर आपके पास चार्ज होता जाएगा, और चार्ज होते होते जैसे ये इस वैल्यू Vs के करीब पहुँचने लगेगा, यहाँ पे आइडियल डायोड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, 0 वोल्ट जैसे उसके क्रॉस ड्रॉप हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जी जैसे जैसे ये इसके बराबर पहुँच रहा है तो आपके पास करंट इधर से रिड्यूस होता जा रहा है। तो कुछ देर के बाद जाके ये जो है ना एक तरह का जो है एक्सपोनेंशियली कर्व है, ये कुछ देर के बाद जाके करंट 0 हो जाएगा और वोल्टेज जो है ये मैक्सिमम पे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से RL लोड के केस में अगर हम देखते हैं तो इस केस में इंस्टेंटेनियसली करंट आपके पास चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि V इज इक्वल टू L di/dt। और अगर करंट पहले ज़ीरो था, स्विच के बाद भी करंट ज़ीरो होगा, तो करंट ज़ीरो होने का मतलब है कि रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो है, और जो भी Vs है वो सारा का सारा यहाँ पे आएगा। तो इनिशियली जो है ये Vs वोल्ट से स्टार्ट होगा, और जो टाइम कांस्टेंट है RL के केस में वो आपके पास R/L बनता है। तो उस T/τ L/R, ठीक है, इज इक्वल टू, यूनिट देखने होंगे सेकंड, मेरे ख्याल में L/R, हाँ यही L/R आपके पास जो है ना टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस रेट के हिसाब से जो है ना ये वोल्टेज फिर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होकर 0 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। जब वोल्टेज 0 पहुंचती है तो इंडक्टर के क्रॉस, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम करंट इसमें से फ़्लो करने लग जाएगा। KVL लगाते हैं तो अगर इसके क्रॉस वोल्टेज 0 है तो रिमेनिंग Vs सारी की सारी इसके क्रॉस है, R से डिवाइड किया तो आपके पास करंट आ गया, तो करंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ कर जाएगा। तो ये रिलेशन आप इस हिसाब से लिख सकते हैं। फिर हमारे पास ये केस आता है LC का। ये ज़रा ना अब सेकंड ऑर्डर एक हमारे पास सिनेरियो आ गया। हमें रेजिस्टर्स के साथ तो पता है कि आमतौर पे हमने यूज़ भी नहीं करना होता, पर पॉसिबल है लोड के तौर पे रेजिस्टर हमारे पास हो सकता है सर्किट में। LC का सिनेरियो आता है। LC के अंदर हम क्या करते हैं, KVL के हिसाब से लिखते हैं Vs इज़ इक्वल टू L di/dt, और ये इसके लिए वोल्टेज के लिए आपको इंटीग्रेट करके पूरा लिखना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसका एक और डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास ये रिलेशन आ जाता है d²i/dt² प्लस 1/LCI। यहाँ पे जो इसमें जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो 1/√LC है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता है जो डिफरेंशियल ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन के तौर पे कि I(t) इज इक्वल टू A1 साइन ऑफ ओमेगा नॉट t प्लस A2 कॉस ऑफ ओमेगा नॉट t, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है। तो इसमें हम अगर t इक्वल टू 0 के ऊपर देखें कि हमारे पास क्या सर्किट के अंदर बिहेवियर होगा करंट का, तो अगर हम टाइम 0 के ऊपर देखते हैं तो क्योंकि इसमें इंडक्टर लगा है, पहले करंट 0 था, ऑन करने के फ़ौरन बाद भी ये इंश्योर करेगा कि करंट 0 है। तो I(0) इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू टाइम 0 था तो साइन ऑफ 0 जो है ये ख़त्म हो जाएगी, टर्म दूसरी रह जाएगी, कॉस ऑफ 0 1 है, 0 इज इक्वल टू A2, मतलब ये वाली टर्म इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद जब हमारे पास ये रिलेशन I(t) रह जाता है खाली A1 साइन ऑफ ओमेगा नॉट t, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियसली हमने करंट देख लिया था तो इसके क्रॉस ज़रा वोल्टेज भी देख लेते हैं। तो वोल्टेज V इज इक्वल टू L di/dt। वोल्टेज इसके क्रॉस क्या है, तो क्योंकि करंट कोई नहीं फ़्लो कर रहा और ये अगर इनिशियली 0 वोल्ट्स के ऊपर चार्ज था, इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं सडनली चेंज हो सकती, तो जितनी भी Vs वोल्टेज है वो सारी की सारी इसके क्रॉस एट टाइम t इक्वल टू 0 पे आएगी। तो मतलब है कि अगर इसी को हम देखें एट t इक्वल टू
0 पे, तो ये वाली जो वोल्टेज है ये Vs के बराबर होगी। di/dt को t इक्वल टू 0 पे प्लेस करना है, तो i ऑफ t का ये रिलेशन है, di/dt निकाल लेते हैं। di/dt हमारे पास क्या आएगा, a1 है, साइन का डेरिवेटिव cos आएगा, a1 ओमेगा नॉट cos ऑफ ओमेगा नॉट टी। ठीक है, इसके अंदर t को 0 प्लेस करते हैं, ये टर्म 1 के बराबर हो गई, तो a1 ओमेगा नॉट यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं, l a1 ओमेगा नॉट। ठीक है, तो a1 की वैल्यू यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगी Vs a1 इज इक्वल टू Vs ओवर L ओमेगा नॉट, Vs ओवर L ओमेगा नॉट। ठीक है, Vs ओवर L ओमेगा नॉट के बराबर a1 आ जाता है। इसके अंदर ओमेगा नॉट हमारे पास था 1 ओवर अंडर रूट एल सी, उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे तो a1 हमारे पास ये इसके बराबर आ जाता है। a1 की वैल्यू जो है वो इधर प्लेस करते हैं, तो ये i ऑफ t का रिलेशन हमारे पास आ गया। तो हमने निकाल लिया कि करंट किस तरीके से हमारे पास आएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ इधर क्या है कि बाकी सिनेरियोज़ के केस में ये जो सेकंड ऑर्डर हमारे पास सर्किट है, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आई ऑफ टी तो ये आ गया। ठीक है, तो अगर हमने वोल्टेज निकालनी है इंडक्टर के अक्रॉस, नहीं, मेन हमने एस्पेक्ट जो निकालना है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी, चलें वो कर लेते हैं। तो वो भी हम इसी तरीके से I इज इक्वल टू सी डी वी ओवर डी टी। ठीक है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अगर आपने निकालनी है तो V इज इक्वल टू वी सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 ओवर सी 0 से t तक I ऑफ टाउ, इधर डमी वेरिएबल एक प्लेस कर देते हैं, d ऑफ टाउ प्लस v ऑफ ज़ीरो हमारे पास इनिशियली जो है वोल्टेज अगर कोई भी स्टोर नहीं थी तो ये वाली टर्म नहीं आती, इसके बराबर आ गया। यहाँ से जब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं तो इसको इंटीग्रेट करना है बेसिकली, तो इंटीग्रेशन के केस में ये माइनस इज इक्वल टू 1 ओवर सी इंटीग्रेट करेंगे, ये पहले कांस्टेंट ये भी इधर डाले रखते हैं, ठीक है जी, इंटीग्रेट वी एस अंडर रूट सी ओवर एल, और फिर क्या था, इंटीग्रेट करते वक्त ओमेगा नॉट से डिवाइड होना है 1 ओवर ओमेगा नॉट, और क्योंकि ये जो है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो साइन का इंटेग्रल माइनस कॉस होगा। माइनस का साइन मैंने बाहर लिख दिया इधर से करके, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी। ये वैसे इससे आसान भी तरीका था इसको करने का, मैंने बस अब मुश्किल वाला चूज़ कर लिया। ये टाउ वेरिएबल डमी रहेगा 0 से t तक। इसको पूरे को जब हम सॉल्व करके देखते हैं तो हमें पता चलता है ओमेगा नॉट 1 ओवर अंडर रूट एल सी ऊपर आ जाता है, और ये है 1 ओवर अंडर रूट एल सी, तो ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ से कैंसिल हो जाती हैं, माइनस का साइन रह गया। ठीक है, वी एस के साथ t प्लेस करते हैं, कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी माइनस 1, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई किया, वी एस इधर आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी। तो ये पूरा आपने एक तरीके से सॉल्व करके जब किया तो ये एक रिलेशन आ गया, इसको सिंपल भी और करने का तरीका था। अच्छा, लेकिन है कि ये तो सारा हमने एक आरसी सर्किट सॉल्व कर दिया या एलसी सर्किट सॉल्व कर दिया, ये इससे हम सीखना क्या चाह रहे हैं? तो सीखना ये चाह रहे हैं कि बिहेवियर डायोड के साथ क्या आपके पास डिफरेंट होगा। डायोड के साथ बिहेवियर ये होगा कि ये जैसे साइन है तो साइन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है।
पर डायोड जो है वो नेगेटिव करंट बस ऑन और ऑफ के दौरान तो अपने थ्रू करता है अलाउ, लेकिन आइडियल केस के अंदर जो कि हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं नेगेटिव करंट ये अलाउ नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि करंट आपके पास जो है साइन के साथ आ रहा है, ज़ीरो से इंक्रीज़ करेगा, मैक्सिमम पे पहुँचेगा, फिर पाई के ऊपर जो है वो दोबारा करंट ज़ीरो पे आएगा और उसके बाद उसने नेगेटिव जाना था लेकिन वो नहीं मूव करेगा। वजह कि ये अब नेगेटिव डायरेक्शन पे जो है ऑफ हो जाएगा डायोड और करंट को फ्लो नहीं करने देगा। तो इसका मतलब है ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू पाई के ऊपर जाके जो है आपके पास सर्किट जो है वो फिक्स हो जाएगा, स्टेशनरी कंडीशन में मूव कर जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर ये पाई के वैल्यू प्लेस करके देखा जाए कि क्या वोल्टेज होगी एट टाइम ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई के ऊपर, तो ये -1 के बराबर आ जाता है, 1 -1 2। तो आपके पास जो है एंड टाइम के ऊपर जो है ये कैपेसिटर डबल द वोल्टेज ऑफ दिस सप्लाई के ऊपर चार्ज हो जाएगा। मतलब ये अच्छा सर्किट है, ये तो आपने जो है एक बूस्ट कन्वर्टर बना दिया कि यहाँ एक ऐसा सर्किट बना दिया जो कि वोल्टेज को डबल कर रहा है, ठीक है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, एक आपने जो है वोल्टेज डबलर बना दिया। तो लेकिन है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि जो सप्लाई इतनी वोल्टेज नहीं दे रही लेकिन इसने एक्स्ट्रा वोल्टेज। तो काम हुआ क्या है कि जो भी इधर से एनर्जी आई है वो एनर्जी इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की तरफ आई है। तो पहले टाइम तक जो है ना ये इंडक्टर जो है वो चार्ज हो रहा था और कैपेसिटर दोनों ही एक तरह के चार्ज हो रहे हैं। पर कुछ देर के बाद जाके क्या होता है कि दोनों जो हैं तकरीबन स्टेबल वैल्यू तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इंडक्टर के क्रॉस क्योंकि एक मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाती है और करंट इसके क्रॉस सडनली ज़ीरो तक वो पहुंच नहीं सकता। जब तक इसके क्रॉस करंट ज़ीरो तक नहीं पहुंचेगा डायोड ऑफ नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि इंडक्टर ने मेक श्योर करना है कि डायोड ऑन रहे, वोल्टेज जितनी मर्जी डायोड को चाहिए हो ये आगे पीछे अपने क्रॉस चेंज करके इंश्योर करेगा कि डायोड ऑन रहे, क्योंकि और करंट के फ्लो करने का रास्ता कोई नहीं है, ठीक है। तो हमें पता चला कि वोल्टेजेस की बेस पे फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस वाला हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा होता था, लेकिन वोल्टेज से ज़्यादा करंट पैरामीटर है जो कि इंश्योर कर रहा है कि जी वोल्टेज इसके क्रॉस डेवलप हो, ठीक है। यहाँ फॉरवर्ड बायस जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड ही रहे। तो इसने इंश्योर किया कि इस पोर्च टाइम के बाद जो है ये इसने इंश्योर किया कि जी करंट इधर से फ्लो करता रहे और जितनी एनर्जी इसके पास आई थी उसने वो सारी एनर्जी इसको भेज दी, और जैसे ही इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी स्टोर्ड ज़ीरो होती है उस वक्त जाके ये सर्किट ऑपरेशन ख़त्म करता है और उस वक्त जितनी एनर्जी इसने इसको सप्लाई करनी थी करने के बाद टोटल इसके अक्रॉस जो है डबल द सप्लाई वोल्टेज आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास इस सर्किट का ऑपरेशन। अब यहाँ पे अगर ये इस तरह का क्वेश्चन कोई पूछा जाए तो उसमें हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि जी बताएं किस टाइम के ऊपर ये काम होता है। अब टाइम क्या आता है आपके पास, t इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी पाई के बराबर था, पाई ओवर ओमेगा नॉट। अब पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 है, ओमेगा नॉट हो सकता है 100 पाई हो, ठीक है। तो 100 पाई है तो पाई बाय पाई वैसे डिवाइड हो जाएगा, 101/100 आपके पास पता चला जी 10 मिली सेकेंड के बाद ये काम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप जो है ना फिजिकली एवेल्यूएट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये ब्रेक से पहले मैं एक लास्ट जो सर्किट इसको भी क्विकली, सीरीज RLC सर्किट। तो इसमें क्या होगा कि जब आप स्विच ऑन करते हैं LC तो उसी तरीके से लगे हैं, लेकिन अब एक रेजिस्टिव एलिमेंट है जो कि डिसिपेट भी करता है एनर्जी को, ठीक है। क्योंकि ये तो स्टोरेज एलिमेंट्स हैं, इन्होंने एनर्जी आगे पीछे करनी है लेकिन कोई भी डिसिपेशन नहीं करनी है आइडियली, लेकिन रजिस्टर जो है ये डिसिपेट करेगा। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो ओवरऑल अगर KVL लगाएं हमारे पास तो LdI/dt प्लस 1/C t0 से t तक i/dt प्लस VC जो इनिशियल कंडीशन है और ये RI हर एक के क्रॉस आप करके जो है ना करंट की टर्म्स में तीनों रिलेशन लेके VS के बराबर है।
इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। डबल जो है एक दफ़ा और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं आप, लैप्लास में ले जाते हैं, तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा आर ओवर एल, एस हो गया 1/LC। हम आपके पास यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, डैम्पिंग जो फैक्टर है वो अल्फ़ा है, R/2L। ये पहले आप लोगों ने किए हुए हैं लेकिन बहुत टाइम हो गया, तो इसलिए मैं ना स्लाइड्स में एटलीस्ट ये दिखा रहा हूँ आपको कि आपको आइडिया हो कि कैसे इस तरह की चीज़ को सॉल्व करना है। इसके सॉल्व करेंगे, जो रूट्स आपके पास आएंगे वो आएंगे -R/2L माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि ये इन दो पैरामीटर से आप इसको वैल्यूएट कर सकते हैं। ये डैम्पिंग फैक्टर है, ये आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो अब जो रिजल्ट आएगा वहाँ पे आपके पास मल्टीपल किस्म के सिनेरियोज होंगे। अगर तो अल्फ़ा ओमेगा नॉट के बराबर है तो सर्किट क्रिटिकली डैम्प्ड है और आपके पास ये रिजल्ट आएगा A1 प्लस A2t E ऑफ S1t। इसमें जो ये A1 A2 है ये आप इनिशियल कंडीशंस की बेस पे वैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है अल्फ़ा जो है ओमेगा नॉट से बड़ा है तो आप जो है सर्किट ओवर डैम्प्ड है कि डैम्प बहुत क्विकली कर जाएगा, तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होगा, I of t इज इक्वल टू A1 E2 S1t प्लस A2 E2 पावर ऑफ S2। मतलब दोनों जो हैं रूट्स को आप जो है एक्सपोनेंशियल के अंदर लिख के वहाँ पर से सॉल्व करेंगे। थर्ड केस के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स आपके पास रूट्स आएंगे अंडर डैम्प्ड केस के अंदर, और जो है वो रूट होगा माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस जे ओमेगा आर। ओमेगा आर जो है वो आपके पास अंडर रूट ओमेगा नॉट होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, आई ऑफ टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो फाइनल रिजल्ट है ई टू द पावर ऑफ माइनस अल्फ़ा टी ब्रैकेट में A1 कॉस ऑफ ओमेगा आर टी प्लस A2 साइन ऑफ ओमेगा आर टी। यहाँ पे भी वंस मोर A1 और A2 को आप निकाल लेंगे यूजिंग इनिशियल कंडीशंस। एक क्विक यहाँ पे एग्जांपल भी है जहाँ पे आपके पास Vs की वैल्यू है, L की, कैपेसिटर की, रेजिस्टर की। तो जैसे ही आपको बाकी सर्किट सॉल्व करने की बजाय सर्किट अगर पता है तो डायरेक्टली आप इसके रूट्स वैल्यूएट कर लेंगे। अल्फ़ा कितना है, ठीक है, और ओमेगा नॉट कितना है, और क्योंकि अल्फ़ा ओमेगा नॉट से कम है, ठीक है, तो अंडर डैम्प्ड आपके पास जो है वो सर्किट है, और अंडर डैम्प्ड सर्किट के केस के अंदर आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई ऑफ टी आपके पास आ जाता है A1 cos E2 माइनस अल्फ़ा टी। ठीक है, A1 cos ऑफ ओमेगा नॉट ओमेगा आर टी प्लस A2 इसी तरह करके, वो इनिशियल कंडीशंस क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पे 0 है उससे इसने सॉल्व करके A1 की वैल्यू निकाल ली, और A2 के केस के अंदर आप उसी तरह जैसे पहले स्टेप से आप पूरा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपने जो है डेरिवेटिव लेते वक्त आपने रिलेशन यूज़ किया है। मसलन अगर आपके पास है डेरिवेटिव लेना है लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू टी यू वी को, तो आप करेंगे कि जी u डी वी ओवर डी टी प्लस वी डी यू ओवर डी टी। तो वो करते हुए जो है ये आपके पास आ गया। ये पहले के केस में इसको ऐसे ही रखा है, इसका डेरिवेटिव ले लिया, सेकंड के केस में साइन को उसी तरह से रखा है और इस टर्म का डेरिवेटिव ले लिया। इनिशियल कंडीशंस पुट करके आगे इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो जो ओवरऑल जब हम इस तरह की चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये आपके पास जो है नॉर्मली जो है अनडैम्प्ड बगैर रेजिस्टर के जो सर्किट है उसी तरह का ही तकरीबन बिहेवियर है, पर एडिशनल आपके पास जो है यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, ये आपके पास है जो डैम्पिंग इफेक्ट है। एनवेलप आपके पास एक आ रहा है जो कि एक्सपोनेंशियल के बराबर है, और इसकी वैल्यू जो है 1.2 E2 माइनस 40,000 t। ये मतलब साइन के साथ जो टर्म आ रही है ना, जो नॉर्मल एक साइनोसॉइड आना चाहिए था उसको यहाँ तक
आपने उसको बेसिकली इस एनवेलप से मल्टीप्लाई करके जो है वो रिड्यूस कर देना है। और यहाँ पे एज यूजुअल आपके पास पाई के बाद जाके जो है ना कोई भी करंट आपके पास फ्लो नहीं कर रहा होगा, या करंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और उस टाइम के ऊपर जाके डायोड की वजह से सर्किट ने ऑपरेट करना ख़त्म कर देना है। कैपेसिटर के क्रॉस जितनी भी वोल्टेज आपके पास आ जाती है वही वोल्टेज रहेगी, जो कि Vs के करीब आई थिंक होगी। इसके सॉल्व करके वो एग्जैक्ट वैल्यू वैसे निकाली जा सकती है। तो ये आपके पास जो है ना बिहेवियर है नॉर्मल डायोड्स के केस में कि जी, और पावर डायोड्स के केस में भी अगर आपने जो है अल्ट्रा फास्ट या उस तरह का कोई इशू नहीं है तो इस तरीके से ये डिवाइसेस ऑपरेट करेंगी। तो अगर आपने जो है डाटा शीट और बाकी चीज़ों के हिसाब से जो लिमिटेशंस हैं डिवाइस की, उनको आप जो है उससे फास्ट ऑपरेट नहीं करवाने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरीके से आप इनके रिजल्ट्स को सॉल्व करके एवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये चीज़ें बिहेव करेंगी। वरना क्या होगा कि अगर आप उससे फास्ट करने लगें तो फिर आपको जो है एक्टिवली देखना होगा कि जी कैसे बिहेवियर आएगा। तो आइडियल डायोड्स को वहाँ पे एज्यूम हम फिर करते हैं जब तक हमें पिछला ये जो बिहेवियर था ये सारा हमें जब पता है। जब हमें पता है कि जी हम कोई भी एक्सट्रीम लिमिट्स से बाहर नहीं जा रहे, तो आइडियल के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट जो इधर चीज़ है पावर डायोड से रिलेटेड वो हमारे पास ये चीज़ है कि आपने आम तौर पे जो है इंडक्टिव लोड्स जब आप यूज़ कर रहे हों, जैसे कि आरएल सर्किट है और लेट से आपने जो है आरएल सर्किट को ऑन किया, तो ऑन करने के बाद आपके पास जो है ना यहाँ पर से एक ख़ास अमाउंट ऑफ करंट जो है फ़्लो कर रहा है। अब इशू क्या है कि इस तरह के सर्किट के अंदर आप अगर किसी भी पॉइंट पे इसको ऑफ करने की कोशिश करते हैं और कुछ भी और एडिशनल नहीं लगा होता, तो इसका मतलब ये बनता है कि ये आपके पास करंट जो है वो सडनली जो है वो ज़ीरो होगा। अब आपको पता है कि इंडक्टर के क्रॉस वी एल इज़ इक्वल आई वी इज़ इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी है। तो अगर करंट आपके पास इंस्टेंटेनियसली चेंज होगा तो वोल्टेज इन्फिनिट डेवलप हो जाएगी इसके क्रॉस। ठीक है, तो ये अगर किसी साइड पे आपको लग रहा है कि जी पॉजिटिव या नेगेटिव वोल्टेज चाहिए डायोड को ऑन रखने के लिए और ये कोई स्विच नहीं लगा, तो ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन हर किस्म की वोल्टेज जनरेट कर सकता है, ये इंश्योर करने के लिए कि आपके पास जो है ना करंट इसमें से फ़्लो करता रहे। तो अगर आप स्विच को ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो इसकी वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा वोल्टेज इसके क्रॉस जो है जनरेट होगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे स्पार्किंग आपके पास प्रोड्यूस होगी जैसे ही ऑफ करने लगे, और उस स्पार्किंग के थ्रू जो है ना ये एक तरह का रेजिस्टिव लॉस के थ्रू जो है ना ये आपके पास आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये डैमेज भी हो सकता है, ये वाला पोर्शन डैमेज हो सकता है, ये वाला इंडक्टर के क्रॉस कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो करके कहीं ना कहीं से रास्ता बना के जो है ना ये इंस्टेंटेनियस नहीं होने देगा उसको। अच्छा, तो इस तरह की चीज़ को अगर हमने आमतौर पे जो लोड यूज़ करने होते हैं, मोटर्स हो गई आपके पास जो है, और काफ़ी इस तरह की जो डिवाइसेस है जहाँ पे इंडक्टर ही प्राइमरीली यूज़ हो रहा होता है, तो हल क्या है? हल इसका ये है कि नॉर्मल ऑपरेशन के साथ साथ हम क्या करते हैं, एक फ्री व्हीलिंग डायोड यूज़ करते हैं। फ्री व्हीलिंग डायोड इस तरीके से लगा होता है कि आपके पास जब डिवाइस ऑन है तो करंट मेन पाथ से फ़्लो कर रहा है और यहाँ से कुछ भी फ़्लो नहीं कर रहा, पर जैसे ही आप जो है यहाँ से स्विच को ओपन करना चाहते हैं और ये वाला पाथ आपके पास ब्रेक हो जाता है, तो ये डायोड जो है ये एक पाथ प्रोवाइड करता है इसको ऑन होने का। तो ये जैसे आपको बताया था कि वोल्टेज इसके लिए जनरेट करना कोई मसला नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर 0.7 वोल्ट्स आराम से जनरेट करेगा, और 0.7 वोल्ट्स के थ्रू जो है ना यहाँ से ये करंट फ्लो करते करते आहिस्ता आहिस्ता रजिस्टर भी यहाँ पे लगा हुआ है, रिड्यूस होते होते जो है ये ज़ीरो पे आ जाएगा। और इसी सर्किट के बिहेवियर को यहाँ पे दो मोड्स में किया है। पहला मोड है चार्जिंग का, जिसमें फ्री व्हीलिंग डायोड कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, और ये भी ऑन है, डायोड भी ऑन है, और जैसे ही आप स्विच को ओपन करते हैं तो ये सेकेंडरी जो फ्री व्हीलिंग डायोड है ये आपके पास ऑपरेशनल हो जाता है और करंट को सेफली 0 पॉइंट तक ले आता है। तो तमाम तकरीबन जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं कोई ना कोई इस तरह का मैकेनिज़्म उसमें रखा जाता है अगर फास्ट स्विचिंग आपने जो है वो करनी है,
और इंडक्टिव लोड्स के साथ इन जनरल जो है इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पे अभी हम ब्रेक करते हैं। ब्रेक में आप जो है क्वेश्चंस वगैरह जो है वो पूछ सकते हैं, फिर पॉसिबली क्विज भी मिड टाइम के ऊपर करके, तो उसके बाद हम लेक्चर का दूसरा पोर्शन स्टार्ट करते हैं।